बड़ी जंग डस्का इंतखाबात और इस वक्त गिनती का अमल जारी है। आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा, शाइस्ता शहजाद हमारी साथी एंकर हमारे साथ मौजूद हैं और जो नशरियात आगे बढ़ेंगी तो दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त नौशीन इफ्तिखार वर्सेस अली अज़द हैं। मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी इस वक्त नजर आ रही है। एक अहम खबर से आपको आगाह करेंगे, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने वाज़े बरतरी हासिल कर ली। 315 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नौशीन इफ्तिखार ने 97,844 वोट हासिल किए हैं, जबकि PTI के अली अज़द ने 76,846 वोट हासिल किए हैं। नौशीन इफ्तिखार को 20,998 वोटों की बरतरी हासिल है और 800 के करीब वोट हासिल कर चुकी हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अज़द 76,800 के कुछ वोट हासिल कर चुके हैं और जो दरमियान का गैप है वो तकरीबन 21,000 का। तो एक बड़ी लीड है जो कि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार को हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पर, और वहां पर जश्न का माहौल भी देखने में आ रहा है। अमीर अब्बास सीनियर एंकर पर्सन इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करेंगे। अमीर साहब, सर ये 21,000 वोटों की लीड है, ये एक्सपेक्टेड था? सलमान, ये तो नविश्ता दीवार था। अंदर को भी नजर आ रहा था कि नून लीग यहाँ से कामयाब होगी। और जो शाम को हमारी ट्रांसमिशन हुई थी आफ्टरनून में 4 बजे, उसमें मुदस्सर और मैविश थे, तो उसमें मैंने कहा था कि इसमें कामयाबी नून लीग की होगी। खैर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि 21,000 की लीड हो सकती है। ये बड़ी मुनासिब लीड है। आप देखिए, पूरी पंजाब हुकूमत जिस इलेक्शन की पुष्ट पे खड़ी हो, उस्मान डार मुआविन खुसूसी से मुस्ताफी होकर कैंपेन में हिस्सा लें, धुन तक पड़ गई इस इलेक्शन में। ये दूसरा ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, इसके बावजूद हुकूमत हार गई। ये लम्हा फिक्रिया है इमरान खान साहब के लिए। और इससे पहले वजीराबाद की सीट जो सूबाई सीट थी पंजाब से, वो भी ये हार गए। ये कौमी असम्बली की सीट ये हार गए। अच्छा, ये मुखालफत कर रहे थे पूरे हल्के में इलेक्शन की। ये चाहते थे कि 20 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन हो, और नून लीग चाहती थी कि पूरे हल्के में इलेक्शन होना चाहिए, जिसके ऊपर अल्टीमेटली फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की राय को मुकद्दम समझा और उसी राय को कायम रखा और पूरे हल्के में इलेक्शन हुआ, जिसका नतीजा आपके सामने है। इमरान खान साहब से वो जो सवाल हुआ था ना 4 अप्रैल को, एक खातून ने किया था कि हम बता दें हम घबराएं या ना घबराएं, तो इमरान खान साहब ये अब हम आपसे पूछते हैं कि अभी भी कुछ ऐसा बाकी है कि जिसके बाद कहा जा सके कि घबराना नहीं चाहिए। ये पंजाब के अंदर आप देखें, ये सेंट्रल पंजाब के अंदर ये शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को। ऑल्दो यहाँ पे नून लीग का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है, इनका बड़ा मजबूत वोट बैंक है यहाँ पे, जिसमें लाहौर डिवीजन शामिल है, फैसलाबाद डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन। ये जो चारों डिवीजन्स हैं, यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है PMLN का, और उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। और 2018 के इलेक्शन में भी इसी सेंट्रल पंजाब से नून लीग को कामयाबी हासिल हुई। लेकिन सर, कतई कलामी की माफी अमीर साहब, ये जैसे आप कह रहे हैं नविश्ते दीवार, तो मैं आगे चल के आपसे पूछूंगा कि इस नविश्ते दीवार में इसके अलावा मजीद क्या क्या लिखा हुआ है जिसको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन क्या ये मान लिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खुद कि हम यहां से इलेक्शन हारेंगे, या फिर ये तरीन साहब का कोई जादू है? क्योंकि अली अज़द साहब बताया जा रहा है कि वो भी वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे, तो ये तो एक अनप्रोफेशनल भी है, हारी हुई भी बारी है कि आप हार चुके हैं। क्या खुद ही जब जो उम्मीदवार है वही वोट डालने नहीं जा रहा, तो उनके वोटर्स क्या आएंगे? देखिए सलमान, पूरा जोर लगाया है आज। ये नहीं कह सकते कि हमने तो इस इलेक्शन को खेल समझा, पूरा जोर लगाया है। जब पिछला 19 फरवरी का इलेक्शन था, सारी तहरीक इंसाफ, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, फिरदौस आशिक अवान, सब वहां पहुंचे हुए थे। हुकूमत में यानी काबीना के लोग भी और पार्टी की जो लीडरशिप है, ऑफिस बीयरर्स, वो पहुंचे हुए थे। उस्मान डार देखे ना, उस्मान डार मुआविन खुसूसी थे वज़ीर आज़म के। उन्होंने इस्तीफा दिया सिर्फ इस इलेक्शन की कैंपेन के लिए, और उन्होंने भरपूर कैंपेन की। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लोगों के काम भी किए हैं, बहुत से ऐसे काम लोगों के जो फंसे हुए थे कई सालों से, वो इन्होंने लोगों के काम भी किए हैं। इसके बावजूद ये इलेक्शन हार गए, और इसके हारने की एक बहुत बड़ी वजह जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए, जिसका कोई जवाब नहीं दे सकी हुकूमत।
सही है। और इसके अलावा अमीर अब्बास तरक्याती पैकेज के भी ऐलान हुए जिसके ऊपर अब उनको शोकॉज भी दिया गया। आपसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक बार फिर नदीम अता गौरी हमारे साथ हैं, उनसे हम मजीद अपडेट्स लेते हैं। नदीम, जश्न का सिलसिला शुरू कर दिया, नून लीगियों ने खूब भंगड़े डाले जा रहे हैं, खाबे भी शुरू हो गए हैं, लेकिन ये बताएं कि मुकम्मल रिजल्ट कब तक आएगा, सरकारी तौर पर कब तक नतीजा अनाउंस कर दिया जाएगा? क्या इत्तलात है कि अभी मजीद कितना वक्त लगेगा काउंटिंग के सारे अमल में? हाँ जी बिल्कुल, अभी तक तो सरकारी नतायज यहाँ पर नहीं बताए गए, गैर खत्मी और गैर सरकारी नतीजे ही आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले ही 315 पोलिंग स्टेशन का गैर खत्मी गैर सरकारी नतायज बोल अपनी स्क्रीन पर ब्रेक भी कर चुका है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम वर्कर अपने जोशो खरोश में यहाँ पर डूबे हुए हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। पीछे शोर इतना है कि आवाज़ भी सही तरह सुनाई नहीं दे रही। इसके साथ साथ यहाँ पर पार्टी तराने भी गाए जा रहे हैं, डोल की थाप पर वर्कर भंगड़े डालते नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ इस जगह पर बल्कि पूरे डस्का में जहाँ जहाँ पर भी इनके पोलिंग इलेक्शन हॉल बनाए गए थे मुस्लिम लीग नून के, वहाँ पर ये जश्न की तैयारियाँ मुकम्मल कर दी गई हैं। इनका ये कहना है कि जब ये रिजल्ट मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद मजीद और बड़ा जश्न मनाया जाएगा। उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि 12 बजे तक शायद ये 360 हल्के हैं, इस हल्के के 360 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 315 का तो रिजल्ट बोल ने अनाउंस कर दिया, गैर खत्मी गैर सरकारी तौर पर ब्रेक कर दिया है। लेकिन 360 का आना अभी बाकी है। मुकम्मल रिजल्ट जो ही आता है वो भी हम लोग अपने नाज़रीन को सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद ये लोग भी हमारे रिजल्ट आएंगे आपसे मज़ीद अपडेट्स लेते रहेंगे। अमीर अब्बास, ये बताइएगा कि अभी भी कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके नतीजे आना बाकी हैं, तो ओवरवेलमिंग पोलिंग स्टेशंस होंगे, वहाँ के नताइज आ चुके हैं। जिन पोलिंग स्टेशंस के नताइज बाकी हैं उनमें से बेशतर वो पोलिंग स्टेशंस हो सकते हैं कि जहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा टर्न आउट सामने अच्छा, एक टर्न आउट का भी आज सारा दिन ये इशू रहा कि टर्न आउट जितना होना चाहिए था उस तरह से नहीं हो सका, कम टर्न आउट था। और उसकी वजह ये थी कि आप लोगों का बार ध्यान लेंगे, उनको बार बार आप इलेक्शन में डालेंगे, उनको आजमाएंगे कि आप आएँ फिर वोट दें। पहले 2018 के इलेक्शन, फिर 19 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन, अब फिर 10 अप्रैल का ज़िमनी इलेक्शन। तो हमारे यहाँ लोगों के अंदर वो जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि हमें अपने वोट को इमानत के तौर पे इस्तेमाल करना है और हमें हर हाल में वोट कास्ट करना चाहिए। तो इसलिए टर्न आउट जो है वो तो यकीनी तौर पे कम ही होना था। लेकिन अब देखें इसमें इसके बाद अब NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन भी जो कराची का है। अब आज का इलेक्शन हारने के बाद अब तहरीक इंसाफ वालों की एक, मैं आपको अभी पेशगी बता रहा हूं कि इनके पास बहाना क्या है कि हम क्यों हारे। इन्होंने कहना है कि जी ये हमारी हार कोई हार नहीं है। क्यों जी? क्योंकि ये सीट तो थी ही मुस्लिम लीग नून की, तो वो जीत गए, लिहाजा ये हमारी हार नहीं है। अब इनके इसी आर्ग्यूमेंट को सामने रखते हुए NA 249 तो तहरीक इंसाफ का था। अगर तहरीक इंसाफ वहां हार जाए तो फिर कहा जाएगी आपकी दलील? मुझे NA 249 के अंदर भी तहरीक इंसाफ की कामयाबी जो है वो मुश्किल नजर आ रही। अगर वहां पे कामयाब होती भी है तहरीक इंसाफ तो बहुत थिन मार्जिन के साथ कामयाब होगी। ये जो पंजाब के अंदर इलेक्शन 2 वजीराबाद का और ये डस्का का, ये पूरी पंजाब हुकूमत उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी एक आप समझ लें कि लोगों का एक रेफरेंडम है। और इसके बाद अब मजीद आगे कोई ज़िमनी इलेक्शन तो नहीं है अगले कुछ अरसे में हमें नज़र आ रहा, लेकिन ये सारे ज़िमनी इलेक्शन जो हुए अब तक 10 के करीब, उनमें से सिर्फ एक नशिस्त जो है वो तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकी है उस पर। बाकी 8 या 9 ज़िमनी इलेक्शन तहरीक इंसाफ हारी है, खुद नौशहरा से हार गई। नौशहरा जो कि खटक ख़ानदान का गढ़ है और खटक ख़ानदान को खैबर पख्तूनख्वा का शरीफ ख़ानदान कहा जाता है। जैसे पंजाब में शरीफ ख़ानदान की एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और बहुत ताकतवर ख़ानदान है, इसी तरह खटक ख़ानदान को शरीफ ख़ानदान खैबर पख्तूनख्वा का। और नौशहरा जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाजिम रहे 5 साल तक परवेज़ खटक, फिर चीफ मिनिस्टर रहे, उसके अलावा कई दफ़ा MPA बने, अभी डिफेंस मिनिस्टर, इलेक्शन हार गया वहाँ से। अब उनके पास जवाब क्या है? वो जी हमारी तो पार्टी के अंदर इख्तलाफ था। और भाई हर इलेक्शन जो है उसमें कोई ना कोई जवाब होता है। ये नहीं कि आप हारे तो उसका जवाब है और कोई और हार जाए, अगर नून लीग हार जाए तो उसका जवाब नहीं है। तो हार होती है, आप हारे हैं सो हारे हैं। माय क्वेश्चन इज, बड़े बड़े सानियात भी
उस्मान बुज़दार की कुर्सी नहीं हिला सके, तो सर ये छोटा सा सानिया क्या कुर्सी हिला पाएगा? और उसका जवाब जैसा कि आपने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये तो पहले ही नून लीग की सीट थी, उन्हीं के पास थी। बट खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर अरकान हैं, या मैं ये कहूँ कि खान साहब के तर्जुमान हैं, उनका मौक़िफ़ ये रहता है कि अब मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो चुकी है, इलाकाई एक जमात बन चुकी है। उस नैरेटिव को कितना नुकसान पहुंचेगा इस हार से? देखिए, ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। कल आ जाए इमरान खान साहब मैदान में और दौड़ाएं घोड़ा, इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून खत्म हो गई है या वहां पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। हाँ, ये खत्म हो सकते थे, इसके लिए किसी मोजे की आसमानी बिजली की जरूरत नहीं थी इनको खत्म करने के लिए। इनको खत्म करने के लिए इमरान खान साहब के वादों की तकमील की जरूरत थी। इनको खत्म करने के लिए तब्दीली के मंशूर की जरूरत थी, जिसका इमरान खान साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया। यानी उस्मान बुज़दार जैसे डिजास्टर को लाके आपने बिठाया हुआ 2.5 साल से पंजाब में। फिर आप नून लीग, भाई नून लीग को तो आपने जिंदा कर दिया। आपने वो मरे को मारा शाह मदार, आपने मरी हुई नून लीग को जिंदा कर दिया। आपने पीपल्स पार्टी को जिंदा कर दिया फिर से लाके। तो आप ये अब कहना छोड़ दें। अब अभी भी अगर खान साहब कोई नजर नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा। अच्छा, अब एक और चीज आप सलमान देखें कि ये जो लास्ट उनका क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ लोगों के साथ, जब लोग उनसे सवाल कर रहे थे तो वो उनके उन सवालों के जवाब में काउंटर करते थे लोगों को। वो सोचते नहीं थे कि ये जो सवाल आ रहा है, ये एक सवाल, देखिए जब एक शख्स आपसे सवाल करता है ना, इसका मतलब है कि पीछे हजारों लोगों ने वो सवाल सोचा होगा। एग्जैक्टली। तो एक शख्स ने वो सवाल आपके सामने रखा है। हर सवाल हजारों लोगों के, लाखों लोगों के जहनों में होता है। वो और वो महंगाई भी इस कदर हो गई है, फिर आते हैं वादे जो बहुत किए हुए थे उसकी तकमील नजर नहीं आती। अमीर साहब, एक ब्रेकिंग मैं कर लूं, फिर आपकी तरफ वापस आऊंगा। और ब्रेकिंग ये है कि NA-75 डस्का के जिमनी इलेक्शन नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने अब वाज़े बढ़तरी हासिल कर ली है। 349 पोलिंग स्टेशन हैं जिसके गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं। और उसके मुताबिक नौशीन इफ्तिखार ने तकरीबन 1,76,743 वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि PTI के अली अज़्ज़त ने 88,067 वोट हासिल किए हैं। इस तरह से जो वोटों की बढ़तरी है, उसमें जो मार्जिन था पहले 21,000 का था, वो थोड़ा कम हो गया है, वो तकरीबन 19,500 तक आ चुका है। लेकिन 350 जो पोलिंग स्टेशन हैं उसके नताइज अब सामने आ चुके हैं। आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, बताइएगा क्या डिटेल सामने आ रही है इसकी? जी, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मसूल हुए, उसके मुताबिक जो है वो 349 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया और नौशीन इफ्तिखार जो है वो इस वक्त आ गया और वो उन्हें 1,06,43 वोट उन्होंने 349 पोलिंग स्टेशन से मिल चुके हैं। और अरशद मली को जो 88,000 के करीब जो है वोट उन्हें मिल चुके हैं। अभी बढ़तरी जो है 19,000 से नौशीन इफ्तिखार की है और पीछे जो 360 टोटल पोलिंग स्टेशन है इस डस्का के हल्के के, और पीछे 11 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अभी बाकी है। लग यही रहा है कि अब क्योंकि काफी बढ़तरी है नौशीन इफ्तिखार की, 19,000 की बढ़तरी है, तो अब जीत का जश्न जो है वो नून लीग मना रही है और उन्हें अंदाजा है कि 11 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट क्या आएगा। तो इस वक्त जो है डस्का के अंदर भी जो है वो हर तरफ जो है वो PMLN के पार्टी तराने चल रहे हैं और उनके कैंप पर जो है वो रौनक है। लोग मिठाइयां के कैंप पर क्या है इस वक्त? और ये जी PMLN के कैंप पर मिठाइयां चल रही हैं और PTI के कैंप के ऊपर जी इस वक्त शाम को ही जब हम 9 बजे के बाद देखा तो वहाँ पर गहमा गहमी खत्म हो चुकी थी और वहाँ पर लोग जो है वापस जा रहे थे और जो वहाँ पर थोड़े बहुत भी कोई मरकजी दफातर थे डस्का के अंदर तो वो खाली हो चुके हुए थे। लेकिन एक आधा जो मरकजी जहाँ पर जो इनका दफ्तर था वहाँ पर जहाँ पे अली अरशद मली साहब बैठे हुए थे वहाँ पर भी चीदा लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्हें अंदाजा था कि आज जो है वो नून लीग जो है यहाँ से इलेक्शन जीत रही है, जिसकी वजह से PTI के कारकुन बड़े जो लोग वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। सही है, तो वाज़े तौर पर तकरीबन ऐलान हो गया है। मलिक आरिफ हमें ये बता रहे हैं। तो अमीर अब्बास, बैक टू द क्वेश्चन, जिस तरह से हम बात करें कि बहुत सी वजूहात हैं इनकी हार के पीछे ज़िमनी इलेक्शन की, इसके ऊपर भी खान साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए क्योंकि
सारे सवालों का जवाब सिर्फ इस तरह नहीं दिया जा सकता कि घबराना नहीं है। तो अब आप क्या कहेंगे इस पर कि अब ये जो वजूहात हैं ज़िमनी इलेक्शन हारने की, इसके ऊपर क्या फेस सेविंग हो सकती है, या फिर एक्चुअल ग्राउंड्स पर क्या वजूहात है कि ये हार रहे हैं और आगे जाकर ये क्या करेंगे जब ज़ाहिर जनरल इलेक्शंस होंगे, फिर क्या वजूहात पेश करेंगे? ये देखिए, जिस वक्त सकूत ढाका हुआ था 1971 में, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि उस वक्त उस्मान बुज़दार पाकिस्तान के किसी बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए थे और इमरान खान उस जमाने में याहिया खान की तरह वो भी किसी बहुत बड़े ओहदे पर थे। इमरान खान सकूत ढाका बर्दाश्त कर लेते, अपने वसीम अकरम प्लस को ना छेड़ते। जब कोई शख्स जिद की अना की इस नहज पर पहुंच जाए तो वो तो लाइलाज हो गया ना वो शख्स। आप क्या इलाज कर सकते हैं उसका? आप कैसे समझा सकते हैं उसको कि पै दर पै नाकामियां पंजाब में। ये नब्ज होती है ना, इसके पल्स जो होती है हुक्मरान का, जहां दीदा हुक्मरान वो होता है, जहां दीदा हुक्मरान जिसका हाथ अवाम की नब्ज पे होता है, इस पल्स पर होता है। वो पता नहीं वो कहां है इमरान खान, जिसको पंजाब के 11.5 करोड़ लोगों की नब्ज के ऊपर जिसका हाथ ही नहीं है। मतलब कोई ज़ईफुल अक्ल शख्स भी पंजाब में ऐसा नहीं मुझे मिला जो उस्मान बुज़दार की तारीफ में 3 जुमले कह सके। 3 जुमले कह सके पंजाब में। सिर्फ इमरान खान है 22 करोड़ लोगों में से जिसके जुबान से हर वक्त फूल झड़ रहा है उस्मान बुज़दार के लिए, जिसका रोमांस उस्मान बुज़दार से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो पंजाब गवा चुका। पंजाब देखें, पंजाब नून लीग से लेने का मतलब सलमान शेर की कछार से वापस आपने शिकार को लेकर आना था। इतनी मजबूत थी नून लीग पंजाब के अंदर, कोई नून लीग को पंजाब से गिरा नहीं सका। इवन परवेज मुशर्रफ नहीं गिरा सका। वो तो जबरदस्ती धौस धांधी से उसने कौफ लीग बना दी ना। नून लीग को खत्म नहीं कोई कर सका पंजाब से। 30 साल से शरीफ खानदान, अगर वो खत्म हुई थी 2018 के इलेक्शन में, लेकिन इमरान खान की जिद ने, इमरान खान साहब की अना ने, उनकी खुद पसंदी ने आज वापस नून लीग की झोली में डाल दिया है पंजाब को। तो नुकसान किसका होगा? इमरान खान साहब तो कपड़े झाड़ेंगे और निकल जाएंगे। बट सर माय क्वेश्चन इज व्हाई। एक चीज जो आपको समझ आ रही है, एक चीज जो मुझे समझ आ रही है, एक आम इंसान को समझ आ रही है, जो पंजाब के रिहायशी हैं, पंजाबी हैं, उनको समझ आ रही है। द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई, क्यों चेंज नहीं किया जा रहा? और क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक निशिस्त को चेंज करने से सारे मामला ठीक हो सकते हैं? और इसको मैं थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करूंगा सवाल को कि जब वफाकी काबीना में तब्दीलियों की बात होती है, आपके खजाना के वजीर तब्दील कर दिए जाते हैं, दाखिला के वजीर तब्दील कर दिए जाते हैं, इतलात के वजीर बांट दिए जाते हैं, कभी आप कभी इधर, और फिर अभी 2 दिन पहले एक तलवार सामने आ रही थी कि फिर से तलवार चलेगी और काबीना में रद्दोबदल होगा। सर यहाँ क्या खामोशी है, क्या वजह है? सर आप क्या समझते हैं? मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से ये बता रहा हूं, इंतहाई जिम्मेदारी से, और इमरान खान साहब की फेडरल कैबिनेट के अहम तरीन वजीर जो इमरान खान साहब के करीबी भी हैं, इंतहाई करीबी, मैं उनकी जबान से ये लफ्ज आपको बता रहा हूं कि इस मुल्क के बहुत मोतबर तरीन अफराद और इदारों ने इमरान खान साहब को कन्वे किया है कि इससे जान छुड़वाएं, खुदारा इससे जान छुड़वाएं। हमें समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा मसला है, फीसा गरस है जो हल नहीं हो पा रहा है इमरान खान से। यार सलमान, कोई बदतरीन से बदतरीन भी शख्स होगा ना पंजाब में एमपीएस में से, नालायक से नालायक भी होगा, नाखल्फ से नाखल्फ भी होगा, वो उस्मान बुज़दार से ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता पंजाब में तहरीक इंसाफ का। अमीर अब्बास, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इमरान खान साहब है उनको लगता ही नहीं है कि उस्मान बुज़दार साहब को कोई रिप्लेस कर सकता है? उनके नज़र में हो सकता है कि वो जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया हुआ है उसको कोई पूरा ही नहीं करता, उसको कोई मीट ही नहीं करता, उसको कोई कैंडिडेट ही नहीं है। ये भी हो सकता है। नहीं तो ये क्या उस्मान बुज़दार को सिंगापुर का ली कुआन यूं है कि जिसकी को टक्कर का नहीं सामने आ सकता? ये क्या कोई मलेशिया का महातिर मोहम्मद है कि जिसका कोई हमसर्स पैदा नहीं हो सकता इस दुनिया में? ये क्या कोई नेल्सन मंडेला है? ये क्या कोई जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन है, फादर ऑफ अमेरिका, के जिसके कोई हमसर नहीं पैदा हो सकता? ये कोई वुड्रो विल्सन है? ये अब्राहम लिंकन है? और ये है क्या भाई कि जिसका कोई हमसर पैदा नहीं हो सकता? ये कोई शेरशाह सूरी है? ये कौन सी ऐसी हस्ती है कि जिसका हमसर ही नहीं मिल? माना कि आपको शुरू में उस्मान बुज़दार अच्छे लगे होंगे, कोई आपको उनकी ऐसी खूबी नजर आई होगी, आपने उनको बना दिया, फाबिया बहुत अच्छा है, तालियां आपके लिए। अब 2.5 साल हो गए ना बाबा,
4 माह, 6 माह, 1 साल, 1.5 साल आपने एक आदमी को मौका दिया, बहुत अच्छी बात है। बाज़-औक़ात नए लोग भी बहुत शाइनिंग होते हैं, वो उनके अंदर बहुत कुछ ऐसा खजाना होता है कि आपको नहीं नजर पहले आता, बाद में आप आजमाते हैं, कहते हैं यार ये तो बड़ा काम का आदमी निकला था। लेकिन अब तो नहीं ना वो काम का आदमी निकला ना, अब तो आपको नजर आ गया ना, अब तो कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है कि जो आप उससे और निचोड़ना चाहते हैं। वैसे काम के आदमी की बात आप कर ही रहे हैं सलमान, आपकी इजाजत से ये सवाल पूछ लूं कि काम के आदमी वैसे हैं कहां पर? कौन से जिले में, कौन से प्रोविंस में जाकर काम के आदमी उनके पास निकले हैं जो वाकई हकीकी मानों में एक्चुअली उनके लिए कुछ काम कर सके, उनकी पार्टी के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए? सो मेनी रीजन, सो मेनी क्वेश्चंस, काम के आदमी है कहां इनके पास वैसे आपके ख्याल में? तो देखिए, सबसे पहले तो ये इमरान खान के पास काम के आदमी हैं या नहीं, उससे पहले तो ये सवाल उठता है कि इमरान खान जब से वज़ीर आज़म बने हैं क्या वो खुद भी काम के आदमी लग रहे हैं या नहीं लग रहे? उनके पास काम के आदमी है या नहीं, वो तो बहुत पीछे रह जाती है बात। यानी 2018 से पहले का इमरान खान वो फेरी टेल्स वाला इमरान खान था, वो जो हसीन वादियों में वो परियों वाली कहानियां, वो हसन बिन सबा, वो मसनूई जन्नत, ये वो इमरान खान था। वो तिलिस्माती कहानियां, ये 2018 के बाद का जो इमरान खान है ना, माज़रत के साथ मुझे तो बहुत ही एक बदला इमरान खान नजर आता है मुझे। यानी 2018 से पहले वो कहा करते थे कि मैं इनकलाबी अंदाज से तब्दीलियां लाऊंगा। अच्छा, इनकलाब का मतलब जरूरी नहीं होता कि ब्लड रेवोल्यूशन। नहीं सर, तब्दीली तो आई है, आपको ये चीज एग्री करनी चाहिए, तब्दीली आई है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, लाकानूनियत बहुत बढ़ गई है, चीज़ें जो बताई गई थी वो उस तरह की नहीं है, तो तब्दीली तो बहुत आई है। मतलब आप खुद पंजाब देखें, लाहौर की सफाई सुथराई का देखें मामला, जब नून लीग का दौर था उस वक्त मैंने लाहौर का चक्कर लगाया था, शीशे की तरह रोड होती थी, कचरे का नाम नजर नहीं आता था। हम तो कराची से जाते हैं, मवाजना किया नहीं जा सकता वैसे कराची और लाहौर का, तो तब्दीली तो आई है। वैसे तो आपको मैं बताऊं, सिंध में शिकारपुर, इवन हैदराबाद, एक जमाना था सलमान के जब इन शिकारपुर को और हैदराबाद की सड़कों को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया जाता था। एक जमाना वो भी था। वहां पे जब से पीपल्स पार्टी आई, उसने गंदगी से, गिलाजत से गुस्ल दिया पूरे सिंध को माशाल्लाह। और बिलाशुबा शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में लाहौर और कराची में फ़र्क बहुत वाज़े हुआ करता था, बहुत वाज़े सर। इसमें कोई शक नहीं है। जो लोग कराची से, जिस तरह आप फरमा रहे, कराची से जब भी लोग आते थे लाहौर, तो उनको बहुत वाज़े फ़र्क नज़र आता था। लेकिन अब इन्होंने तो उस्मान बुज़दार साहब की माशाल्लाह इनकी गवर्नमेंट ने 249 का जो जिक्र कर रहे थे ना, ये जब पीपल्स पार्टी का आपने जिक्र निकाला, मैं इस वजह से मेंशन कर रहा हूँ। 249 में मेरी असम्पशन है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां से जीत सकती है। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुकाबिल खड़ी होगी, लोग ज्यादा उसको वोट देंगे, क्योंकि कराची की हालत अब इस तरह से हो गई है। फिर फैसल वावडा साहब, उनके जाने के बाद वो नशिस्त खाली हुई है, तो जब वो नशिस्त पर थे, वहां पर जीते थे, तब मामलात किस तरह के थे ये आपको भी बेहतर पता है। तो मेरा अपना जाती नजरिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सीट जीत सकती है। देखिए सलमान, बाज़ औक़ात आप वोट देते हैं कारकर्दगी की बुनियाद पर, और बाज़ औक़ात आप वोट देते हैं किसी रिवेंज की वजह से, गुस्से की वजह से। तो कराची के लोगों के अंदर इमरान खान साहब की एक तो ओवरऑल गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जिसका इम्पैक्ट जारी बात है पूरे मुल्क में पड़ता है। जो वादे उन्होंने किए थे, उन वादों का ताल्लुक जरूरी नहीं वो पंजाब से, उनका ताल्लुक पूरे मुल्क से भी था। सही। लेकिन 14 सीटें उनको कराची के लोगों ने दी, बिल्कुल, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। यानी पीपल्स पार्टी भी शायद कभी तारीख में इतनी सीटें हासिल नहीं कर सकी है, सिवाय एमक्यूएम के किसी को इतनी सीटें कभी नहीं मिली। तो उनको 14 सीटें मिली कराची से। फिर उनको सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर उनका बना। तो कराची के लोगों के अंदर अब इमरान खान साहब के हवाले से एक गुस्सा मौजूद है। फिर इन्होंने मायूस किया बहुत ज्यादा कराची के लोगों को। इमरान खान साहब कितनी दफ़ा गए हैं कराची और जाके उन्होंने वादे किए कि वो कराची में फला प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। याद है आखिरी दफ़ा जब कराची में पिछले साल बारिशों की वजह से सूरत हाल बहुत ख़राब थी, तो इमरान खान साहब को यहाँ से वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि सिंध हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई थी। उनको आर्मी को ऑन बोर्ड लेना पड़ा और इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा सैकड़ों अरब रुपए का एक तरक्याती पैकेज अनाउंस करना पड़ा। उसमें सिवाय हमें चंद नालों की सफाई के तो और ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये जो NA 249 का है ना, इसमें जरूरी नहीं है कि पीपल्स पार्टी की नफरत में
लोग इमरान खान को वोट देंगे। लोग इमरान खान की नफरत में या पीटीआई की नफरत में पीपल्स पार्टी को भी वोट दे सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, इसी पर मजीद भी बात करते हैं। अमीर अब्बास साहब, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है, NA 75 को ही डिस्कस कर रहे ज़िमनी इलेक्शन को, जिसमें नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने मैदान मार लिया है। 360 पोलिंग स्टेशन में से 356 पोलिंग स्टेशन के अब गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल हो गए हैं और इनके मुताबिक नौशीन इफ्तिखार ने 1,09,966 वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार अली असजद मल्ली ने अब तक 90,558 वोट हासिल किए हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जो बोल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 356 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हुए हैं। तफसीलात हम जानते हैं, नदीम अता गौरी हमारे साथ हैं मौजूद। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, हल्का NA 75 डस्का के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार ने गैर खत्मी गैर सरकारी नताज के मुताबिक टोटल पोलिंग स्टेशन 360 हैं, जिनमें से 356 का रिजल्ट बोल न्यूज़ को मौसूल हो चुका है। ये गैर खत्मी और गैर सरकारी नताज हैं, जिनमें अगर बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार ने 1,09,966 वोट हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मल्ली के वोट यहाँ पर 90,558 बताए जा रहे हैं। इतने वोट हासिल करने के बाद लीड बनती है 19,408 वोटों की लीड से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा सईदा नौशीन इफ्तिखार पहले नंबर पर आई हैं। 4 हलकों का सिर्फ और सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट बाकी रह गया है, जो कि हम जल्द वो भी उसको भी 360 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बहुत जल्द अपने स्क्रीन पर ब्रेक करेंगे। लेकिन इस रिजल्ट के साथ ही यहाँ पर जश्न का समा है, आतिशबाजी का सामान भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर पार्टी तरानों पर वर्कर रक्स कर रहे हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं। जी ठीक है सलमान, तकरीबन रिजल्ट आ गए और तकरीबन अब ये तकरीबन हतमी रिजल्ट गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा तो सामने आ रहा है, लेकिन तमाम पोलिंग स्टेशंस का तकरीबन अब यही होगा, लीड थोड़ी कम हो सकती है। अमीर साहब ये बताइएगा, ये जो अब डस्का की सीट मुस्लिम लीग नून के पास अब चली जाएगी। अच्छा, मोहम्मद जुबैर साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, ये एक्सपेक्टेड था इतनी बड़ी लीड से जीतना? मैं असल में आपका काफी देर से सुन रहा था अमीर अब्बास साहब का असेसमेंट वगैरह, और काफी पॉइंट्स उन्होंने सही किए। डस्का के इलेक्शन रिजल्ट तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हुकूमत को एक और चीज सोचनी पड़ेगी कि वो जो पहली दफा इलेक्शन हुए थे जिसमें मेरा ख्याल है 5-6 हज़ार की लीड थी जी, वो होने देते और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ना उठा के लेके जाते, वो एक अलग उसकी वजह से। और अब इलेक्शन हारने के बाद तो और ज्यादा होगी। आई थिंक इसमें काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेरे पास ने रेज किए हैं कि किस तरह से हुआ, क्या हुआ, बट इसमें एक और फैक्टर भी अब आ गया है जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो अल्लाह का शुक्र है कि PMLN जीतती है और अच्छे मार्जिन से जीती है, बट ये तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं इस हुकूमत को आए थे, और इस वक्त काबीना बन रही है। तकरीबन 50-60% मेंबर्स ऑफ काबीना अंडर कंसिडरेशन है, इंक्लूडिंग फाइनेंस। उनको एडिशनल चार्ज दिया हमाद अतर साहब को। पाकिस्तान इस वक्त IMF के नए प्रोग्राम में जा रहे हैं। बजट तकरीबन 1-1.5 महीने बाद है, और उस 1-1.5 महीने में से 1 महीना रमजान का है। और और पॉलिटिकली अगर आप जहांगीर तेल को इसमें सारे सिनेरियो में इन करें तो मेरे नहीं ख्याल है कि हुकूमत के लिए इस वक्त 3.25 साल के बाद कोई अच्छा वो होगा परसेप्शन अपने बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में लास्ट ईयर जो होता है ना वो सिर्फ इलेक्शन ईयर होता है, वो लेम डक होते हैं हुकूमत। वो उस वक्त अगर आप कहें कि जी रिफॉर्म्स करना शुरू कर देंगे या रिफॉर्म प्रोसेस अंडर वे होगा और बड़े बड़े कोई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे या इनिशिएट करेंगे, वो लास्ट ईयर विल नॉट बी अ लेम डक होंगे। तो इस वक्त सिर्फ 1.25 साल है जो PTI के पास मौजूद है, एंड सो वी आर कमिंग टू द वेरी एंड ऑफ द PTI शो। और इसमें इस वक्त अगर वो ये कहेंगे कि जो 3 सबसे बुनियादी चीजें होती हैं, आप सर्वे अभी एक आया भी था और दोबारा भी, और ये कॉमन सेंस की बात है
कि हर पाकिस्तानी के लिए, हर खास तौर पर मासिस के लिए, गरीब लोगों के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए 3 बेसिक चीजें होती हैं। एक महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत। तीनों काउंट के लिए फार वर्स, और उसमें 2 चीजें होती है इस तरीका कार डिटर्मिन करने के लिए। जो मर्जी आप कहें, 3 साल के बाद आपके पास कोई बहाना नहीं होता कि जी महंगाई इस वजह से और उस वजह से, कि वो माफिया को आप जो मर्जी कह लें या आप पिछली हुकूमत को जो मर्जी कह लें। अब अगर स्टैटिस्टिक्स हुकूमत पाकिस्तान ही के रिलीज किए हुए देखिए, चाहे वो महंगाई हो पूरे खित्ते में डबल से ज्यादा है, मतलब कोई रीजन नहीं। बेरोजगारी है तकरीबन 6% से कम थी पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और मैं इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ। इस वक्त 9% पर टच कर रही है। गुर्बत है, गुर्बत की लकीर से आप तकरीबन 1.5 करोड़ लोग। बट सर ये जो आप सारी चीजें बता रहे हैं, आप सिर्फ मैं सिर्फ कंप्लीट कर दूं। चलिए आप कंप्लीट करें। बेसिक सवाल है कि जिस तरह IMF का भी आउटलुक आया है, तो बांग्लादेश तकरीबन 4 उनके मुताबिक, नेपाल 2.7% ग्रो करेगा, इंडिया तकरीबन 11% ग्रो करेगा, और पाकिस्तान 1.5% ग्रो करेगा। सवाल पैदा ये होता है कि क्या ये सिर्फ माफियाज और ये हैं या हमारी अपनी परफॉर्मेंस खराब है? कभी उस पर भी गौर कर ले कि क्या हम डिलीवर करने में, क्या हमारे पास टीम है जो डिलीवर करने के काबिल थी, या आप अभी रद्द बदल करके और रद्द बदल करके क्या कर सकते हैं? इज इट इवन वर्थ गोइंग थ्रू द लास्ट ईयर रादर देन, अगर वो समझते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बुरे तरीके से नाकाम होती है बिकॉज ऑफ माफिया या ब्यूरोक्रेसी या पिछली हुकूमतों के वजह से, तो जुबैर साहब मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन सब का फोकस ये था कि महंगाई, बेरोजगारी या गुर्बत को कंट्रोल करना है, या आपके ख्याल में उनका फोकस कुछ और था कि या तो फिर ऑपोजिशन के खिलाफ जो केसेस बनाने हैं, नैब के केसेस बनाने हैं, जो लूटा हुआ पैसा है उसको वापस लाना है? हमारे ख्याल से मेन फोकस तो इस पे था। ये जो आम आदमी की चीजें, इनको तो कभी एड्रेस ही नहीं किया गया उस तरह से जिस तरह से किया जाना चाहिए प्रैक्टिकली। देखिए ना, काबीना जो होती है, एक हुकूमत जो होती है और सूबाई हुकूमतें मिला के उसमें सारी चीजें करने की होती है। इस वजह से आपकी इतनी भारी भरकम काबीना है। फॉरेन मिनिस्टर का अलग काम है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का अलग काम है, फाइनेंस मिनिस्टर का अलग है, प्लानिंग मिनिस्टर का अलग है। पर ये नहीं होता कि जी इस वक्त प्लानिंग मिनिस्टर जो है वो उस पर लगे हुए कि जी सारी तरजीहात उनकी कहीं और है। ये तो सबका मिलके काम होता है, और तमाम ये तो चैलेंजेस होते हैं। आप अगर सिंपल से हुकूमत में आए तो पता है कि 10 खरगोश में किसी काम से सब पर फोकस कर रहे हैं, जिसपे गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, ग्रोथ भी है, फिस्कल डेफिसिट भी है, फलाना फलाना फलाना। लेकिन सर गुर्बत का इशू तो पीडीएम ने भी नहीं उठाया था ना। पीडीएम ने भी सिर्फ वोट को इज्जत दो वाली बात या फिर वोट चोरी वाली बात उठाई थी। तो मीडिया ने इशू बनाया था कि महंगाई बहुत ज़्यादा होती। लेकिन मैं दूसरे सवाल की तरफ आना चाहता हूँ, वो ये कि आप जब समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतनी कमज़ोर है, अज्यूम कर लिया डस्का का इलेक्शन का रिजल्ट हमारे सामने, तो सर ये क्यों नहीं आपने एक्सेप्ट किया था कि पहले पंजाब में तब्दीली लाते हैं, फिर वफाक की तरफ चलते हैं, आप तहरीक अदम एतमाद आते, पंजाब हुकूमत का धड़न तख्ता करते, उसके बाद आप आगे जाते? आप क्यों 1-1.25 साल दे रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 1-1.25 साल ही पीटीआई की हुकूमत के पास रह गया? देखिए ये एक मैं उसमें नहीं चाहता लड़ाई झगड़े में कि जी पीपल्स पार्टी ने क्या था और हमने क्या था। सियासी एक सोच होती है, जिस तरह आपकी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें आप ये कहते हैं कि जी अगर हम पंजाब की हुकूमत गिराते तो वो बिगिनिंग ऑफ द एंड होता है और उसकी वजह से वफाकी हुकूमत नहीं ठहर सकती। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि जी क्या पहली चीज ये है कि अगर हम सूबाई हुकूमत लगाते हैं तो यहाँ सिर्फ नंबर गेम नहीं होता, यहाँ बहुत से दूसरी चीजें भी होती है। जैसे जब हमने कोशिश की थी गुजराती साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की 2019 में, 64 लोग खड़े हुए थे और 5 मिनट के बाद जब वोट निकले तो 50 निकले। तो ये सर सेनेट का मामला था ना, वो तो सेनेट का इशू था एक। नहीं तो ये तो उससे बहुत बड़ा इशू था कि पंजाब में अगर आप तख्ता करने जा रहे हैं तो आप क्या वो कुव्वतें जो कि हुकूमत को गिरने देती हैं, क्योंकि सबको पता है कि
ऑटोमेटिकली वफाक भी गिर जाएगा। तो ये बहुत ही दूसरी कंसिडरेशन थी, लेकिन हम समझते कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब के साथ जितने और 8 महीने खड़े हुए थे, ये लास्ट स्टेज है। मैं आपको कह देता हूँ कि लोकल पार्टी में हूँ सर, इस फॉर्मूले को लेकर चलते तो फिर आपको सेनेट इलेक्शंस में भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए था ना सर, अभी जो रिसेंट हुए। किसमें नहीं हिस्सा लेना? सेनेट इलेक्शंस में। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं, मेरा ख्याल है। देखिए, मैं तो खुद की खत्म की पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में किया था कि हमें बाय इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और वो उनकी सोच ठीक थी। और उस वक्त अगर कोई मेरा रिकॉर्ड अवेलेबल हो, मैं भी उस बात के फेवर में था कि अगर बाय इलेक्शन में पीडीएम की जमात पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में बाय इलेक्शन है, अगर वो जीती है तो उससे अपना माहौल क्रिएट होता है, उससे मोमेंटम मिलता है, और उससे मोमेंटम। अच्छा सर, दो क्विक सवाल मैं आपसे, ठीक है, पीडीएम का जो सारा लड़ाई झगड़ा था वो पीछे रह गया और ये आगे आ गया। सर, ऐसी खबरें हैं नून लीग चाहती नहीं है कि उस्मान बुज़दार साहब जाएं, हकीकत है सर ये? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही तो नून लीग को फायदा होना है। जुबैर साहब से सवाल है ये। जुबैर साहब, गालिबन आवाज नहीं जा रही। सर, ये अमीर अब्बास साहब, सही सवाल किया था मैंने या गलत था कोई सवाल? देखिए, नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये राय मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब शायद चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को रखा जाए। मेरा ख्याल है अगर ये नहीं भी चाहते नून लीग वाले तो अब के उस्मान बुज़दार ही रहे, जिसका माशाल्लाह चांद ये अभी चढ़ गया है। उसकी देखिए ना, हर चीज का एक आप टेस्टर लगाते हैं, एक लिटमस टेस्ट होता है हर चीज का। तो ये लिटमस टेस्ट है कि उस्मान बुज़दार को अगर रखेंगे, आज इन्होंने एक सीट जीती है 2023 में, ये पंजाब वापस रीगेन कर सकते हैं। अभी ये जो हमारी ट्रांसमिशन चल रही है, इस ट्रांसमिशन में मुझे 2 MPs PTI के उनके मैसेजेस आए हैं जो ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं रख सकता। वो दोनों इस बात पर बहुत खुश हो रहे हैं कि उस्मान बुज़दार ने के ऊपर जो क्रिटिसिज्म आप इस ट्रांसमिशन में जो उस्मान बुज़दार के बारे में जो बात हुई है वो बिल्कुल ठीक है, और ये शख्स बर्बाद कर रहा है पंजाब को भी और इमरान खान साहब को भी। ये अमीर अब्बास साहब, ये कौन से MPs हैं? इसको जरा क्लियर कर दीजिए। नाम मत लीजिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के MP, ठीक है, पंजाब तहरीक इंसाफ के पंजाब से MP है, और उनमें से पार्लिमानी, चले फिर वो बात आगे निकल जाएगी। देखिए, मेरा ख्याल उस्मान बुज़दार साहब का कसूर नहीं है। मैं उस्मान बुज़दार साहब को, तो वो बेचारे तो पंचिंग बैग बने हुए हैं, उनको तो मैं भी तनकीद कर रहा हूँ, उनको भी जुबैर साहब भी कुछ कह के गए होंगे, कोई और भी, सुबह शाम वो तो बेचारा पंचिंग बैग है, हर तरफ से बॉक्सिंग हो रही है उस पर। कसूर उस्मान बुज़दार को लगाने वाले का है। उस्मान बुज़दार, मुझे आप अगर कहे कि मुझे आप लगा दें यूनाइटेड नेशन का जनरल सेक्रेटरी, तो जैसे उस्मान बुज़दार ने पंजाब का हल कर दिया, मैं यूएन का हल कर दूंगा, तो मैं तो बैठा रहूंगा ना वहां पे जनरल सेक्रेटरी बन के। मुझे लगाने वाले का कसूर है ना। एक कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, जुबैर साहब लाइन पे होते हैं, इन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, उसे कहते हैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। उस्मान बुज़दार इज नॉट अ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। अच्छा, अगर वो सही काम, देखे सलमान, 5-6 क्वालिटीज होती हैं लीडर के अंदर, उनमें से कोई एक क्वालिटी भी अगर आपके अंदर हो तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आप यू डिजर्व टू बी मेंटेन्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, और व्हाटएवर पोजीशन यू आर, वो कर जाती है। मसलन आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो, 0/0, आपके पास कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस हो, जैसे जुबैर साहब ने शायद IBM वगैरह में काम किया, 0/0 उस्मान बुज़दार के पास। आपके पास कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, आपने दुनिया देखी हो, आप इब्ने बतूता हो, आपने कुछ दुनिया में कुछ किया हो, 0/0। आपके पास कोई एजुकेशनल एक्सपोजर, ऐसे क्रेडेंशियल्स, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आपके ऐसे हो, जैसे मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हुए हैं, कोई एकेडमिक क्रेडेंशियल्स हो ना आपके, 0/0। आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस ऐसा हो, उसके क्रेडेंशियल्स हो, मिसाल के तौर पे जैसे शफकत महमूद हैं। शफकत महमूद पहले DMG ग्रुप में थे, सिविल सर्वेंट रह चुके हुए हैं, एक एक्सटेंसिव उनका एक करियर रहा है बतौर सिविल सर्वेंट के, उन्होंने कुछ सीखा ना वहां से। उस्मान बुज़दार 0/0।
मुझे बता दें कि फिर वो कौन सी ऐसी खूबी है। मैंने एक वाकया भी सुना था, वो उस्मान बुज़दार से यूरोपियन यूनियन का कोई नुमाइंदा मिल रहा था, उन्होंने दौरा वौरा किया था, तो उन्होंने अपने बराबर, उस्मान बुज़दार साहब ने, शायद गालिबन मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप तस्दीक कीजिएगा अगर आपने सुना, ऐसा नहीं है, अपने बराबर वाले से पूछा था कि ये यूरोपियन यूनियन कौन सा मुल्क है। मैं इसकी कोई तायद नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बैद नहीं है कि उन्होंने ये सवाल कर दिया हो, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम में देखा था और उसमें फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे। मुमकिन है ऐसा सवाल उन्होंने कर दिया हो, बैद नहीं है उनसे, ये बैद कयास नहीं है। लेकिन फिर वही बात है अमीर अब्बास साहब की, इसमें उनका कसूर नहीं है। आपके सवाल से पहले एक देखिए, ये अच्छा हम उस्मान बुज़दार साहब बेचारे, मैंने पहले कहा वो पंचिंग बैग है, मुझे उन पे सीरियसली, मैं उनका सिंपथाइजर हूँ, मुझे उन पे तरस आता है, मेरी हमदर्दियां उनके साथ है। हमें उस्मान बुज़दार तो याद है, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान जो उस्मान बुज़दार का भी वसीम अकरम प्लस है जो यहाँ पे बिठाया हुआ है उन्हें, उनका कुछ पता है कि वो क्या कर रहे हैं सर? वो अच्छा ये तो वो छुप गए ना, असल में जो सामने वाला इतना पंचिंग बैग बना हुआ है कि वो दूसरे की कारकर्दगी छुप गई, वो पीछे बैठ के उनकी अपनी कार्रवाई चल रही है, उनकी अपनी वारदात को किए जा रहे हैं महमूद खान साहब, वो खैबर पख्तूनख्वा वो वापस बैक टू द स्क्वायर वन, वो जो कहते हैं ना 5 साल में तब्दीली लेकर आए थे, वो उस तब्दीली को रिवर्स गियर लगाया उन्होंने, क्योंकि उस्मान बुज़दार पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ को रिप्लेस किया था, इसलिए हर वक्त वही अंडर डिस्कशन है, वही स्क्रूटनी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक। महमूद खान की किसी को खबर ही नहीं कि भाई वो क्या कर रहा है पिछले 2.5 साल से। तो माशाल्लाह आप जिधर देखेंगे आपको ऐसे ऐसे हीरे नजर आएंगे। अच्छा सर, ये उस्मान बुज़दार को ना हटाने की एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि अगर उनको हटाया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है चौधरी बरादरान टेक ओवर कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं वो, और फिर पीटीआई का जो नाम लेवा है इस वक्त वो भी खत्म हो जाएगा। देखिए मैंने चौधरी बरादरान की जो 5 साल गवर्नेंस थी 2002 से 2007 तक, मैंने बड़ा माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व किया हुआ है, बड़े करीब से उसको देखा हुआ है। एक लम्हे के लिए हाइपोथेटिकली हम ये कह देते हैं कि परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बन गए हैं उस्मान बुज़दार की जगह, सही, तो ज्यादा से ज्यादा आपको यही खदशा हो सकता है ना कि वो चीफ मिनिस्टर अगर बनेंगे तो वो पीटीआई को कमजोर कर देंगे, वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो यही हो सकता है ना, इससे बदतर तो कुछ नहीं हो सकता। तो उस्मान बुज़दार क्या कर रहा है? वो भी तो यही कर रहा है ना बाबा। कम अज कम परवेज इलाही अपनी पार्टी को मजबूत करेगा, लेकिन परफॉर्म भी तो करेगा ना, डिलीवर भी तो करेगा। अगर वो डिलीवर करता है परवेज इलाही, तो जब आप इत्तेहादी होते हैं, अलायंस में होते हैं, तो अगर आपका एक इत्तेहादी काम करता है, डिलीवर करता है, तो उसके जो बेनिफिशियरी होता है वो दूसरा इत्तेहादी भी होता है इलेक्शन में। अगर परवेज इलाही पंजाब के अंदर डिलीवर करे जैसे उसने रेस्क्यू 1112 बहुत अच्छा, ये दुनिया थर्ड वर्ल्ड में, ये बैक इन 2002 थर्ड वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्रीज में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट था। 5 कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल शुरू किए परवेज इलाही ने, 5 कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल इटसेल्फ एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होता है हेल्थ केयर में। ये दुनिया के किसी थर्ड वर्ल्ड में नहीं हुआ आज तक कि साइमल्टेनियसली आप 5 शुरू करें। ट्रैफिक पुलिस का एक टोटली रिवैम्प नहीं किया, टोटली नया सिस्टम लेकर आए वो। I mean, you name it, you have it. इतने प्रोजेक्ट्स, ये जो इन्होंने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये क्या सोचते हैं फ्यूचर में, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन अभी NA 75-10 का मुकम्मल रिजल्ट मौसूल हो गया है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ज़िमनी इलेक्शन का नौशीन ने मैदान मार लिया है। तमाम 307 पोलिंग स्टेशन के अब नताइज मौसूल हो गए हैं गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर, और मजमूई तौर पर नौशीन इफ्तिखार की जानिब से 1,11,220 वोट हासिल किए गए हैं, जबकि पीटीआई के अली असद मनी है जिन्होंने 90,558 वोट हासिल किए हैं। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को 19,408 वोटों की बढ़तरी हासिल है। कर लिए एक बड़ी फतह नौशीन इफ्तिखार और मुस्लिम लीग नून को मिली है। पीडीएम के ये तो खैर नहीं कह सकते कि टूटने के बाद, लेकिन पीडीएम में जो इख्तलाफात सामने आए थे उसके बाद पीडीएम काफ़ी बैकफुट पर चली गई थी और उसमें नून लीग बहुत ज़्यादा बैकफुट पर चली गई थी। पीडीएम को और नून लीग को एक नई जान मिलेगी इस जीत पर। तो अमीर अब्बास साहब ये बताइएगा, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो इख्तलाफात सामने आ रहे थे, नून लीग पीपल्स पार्टी पर, पीपल्स पार्टी नून लीग पर इल्ज़ामात लगा रही थी, अब ये जो फतह है ये एक नई रूप होकेगी पीडीएम में या फिर नून लीग में? और नून लीग वैसे इनसाइड स्टोरीज ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग होकर चलना चाहती है। देखें, जहाँ तक इस जीत का ताल्लुक है तो वैसे तो किसी एक जीत से हम किसी एक पार्टी की मकबूलियत या किसी दूसरी पार्टी की अदम मकबूलियत का फैसला या सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकते हैं।
हम एक ट्रेंड देख सकते हैं, जिस ट्रेंड से हम ये तयन कर सकते हैं कि हाँ फलां पार्टी मकबूल हो रही है या गैर मकबूल हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि 10 के करीब ज़िमनी इलेक्शन हुए, जिसमें से 9 तहरीक इंसाफ हारी है, सही, या तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हारे। एक इलेक्शन है जो तहरीक इंसाफ जीती है, खैबर पख्तूनख्वा से। तो ये ट्रेंड है कि तहरीक इंसाफ को उस तरह से मकबूलियत हासिल नहीं हो पा रही अवामी। अच्छा, इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे, नून लीग हुकूमत में थी, तो नून लीग जब कोई ज़िमनी इलेक्शन जीतती थी तो इमरान खान कहते थे कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सिटिंग गवर्नमेंट है नून लीग, तो अगर सिटिंग गवर्नमेंट ने कोई इलेक्शन जीत लिया तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो बाबा आज आप सिटिंग गवर्नमेंट है ना, आप भी जीत लेते, क्यों नहीं जीते आप। और अभी मैं कुछ देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, ये जो इन्होंने एक वो गलत आदाद शुमार उड़ाए हुए हैं तहरीक इंसाफ वालों ने कि हमने हमारे वोट बढ़े हैं, तो कुछ एनालिसिस ऐसा चल रहा है कि वोट बढ़े नहीं है, इनके वोट दरअसल 30,000 कम हुए हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन के अंदर जो उम्मीदवार थे वो बहुत ज्यादा थे, उसमें इंडिपेंडेंट भी थे, उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, उसमें MMA का भी कैंडिडेट था। तो आज उस मुकाबले में अगर हम देखें तो आज इन्होंने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आप देखें ना, पूरी एक हुकूमत, पंजाब हुकूमत एक कैंडिडेट की पुष्ट पर खड़ी है, इतना लाइमलाइट में आ गया था ये इलेक्शन, और सर धड़ की बाजी लगानी थी। तो जितने आपने वोट लिए, ये कोई वोट को बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है आपने वोट लिए। फिर एक और बात आप देखें, 2018 जुलाई में जब इलेक्शन हुए थे, आज 2021 अप्रैल में हम हैं, इन 3 सालों में नया वोट बैंक भी ऐड हुआ है। वो नौजवान जो 18 साल के 15, 16, 17 साल के थे, वो 18 साल के हो चुके हैं, 19-20 साल के हो गए, तो उनका वोट बैंक बड़ा है। यानी ओवरऑल आपके यहाँ नए वोटर ऐड हुए हैं। मजीद ये अगले 2.5 साल के बाद और वोटर वोटर निकल रहे हैं, तो आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब नून लीग तो जाहिर बात है इसको अपने लिए ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेगी, उनका राइट है, वो जीते हैं ये इलेक्शन, वो तो कहेंगे कि हमारी मकबूलियत है, वो कहेंगे कि अवाम ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंडम कर दिया, वो कहेंगे कि इमरान खान जो है वो सिलेक्टेड था, वो फिर हार गया है, वो कहेंगे कि इमरान खान ने हमें, देखो 2018 में धांधली से हमें हराने की कोशिश की थी, आज अगर धांधली नहीं हुई तो हम जीत गए, अगर 2018 में भी धांधली ना होती तो ये तो वो देखा ना, सियासतदान जो है उसके पास सबसे बड़ा टूल क्या होता है, वो नैरेटिव का टूल होता है। सियासतदान के पास कोई वेपन नहीं है, उसका सबसे बड़ा वेपन उसका नैरेटिव है। वो किस तरह से अपनी चीजों को नरेट करता है, वो जो लोगों से कहलवाना चाहता है वो उसको नरेट करके इनकलकेट करता है लोगों के जहनों के अंदर, उनके दिलों तक। वो ये काम करेगी नून लीग, और वो माशाल्लाह वो पहले बड़े जबरदस्त वो अपना बयानिया घड़ लेते हैं। उन्होंने हर हवाले से बयानिया घड़ा ना, अपना पनामा के स्कैंडल से लेके आज तक। उन्होंने नवाज शरीफ की बीमारी का कैसा बयानिया घड़ा था, आप देख लें। आज सब कुछ एक्सपोज हो गया कि नवंबर 2019 में 19 नवंबर को नवाज शरीफ बाहर गए थे, आज तक वापस नहीं आ रहे। इसहाक डार बाहर गया, आज तक वापस नहीं आ रहे। बीमारी का उनका एक बयान है, वो खड़ा हुआ है उन्होंने, कई लोग उसके ऊपर कन्विंस पे हैं, और वो कन्विक्शन से कहते हैं कि हाँ जी वो बीमार है, लेकिन सबको पता है कि वो ऐसी कोई बीमारी से अलग। जो आप बयानी की बात कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब का जो मामला चल रहा है, आपको लगता है नवाज शरीफ से कोई राब्ता हुआ होगा, मुलाकात हुई होगी, या ये भी एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है इनसाइड PTI? देखिए, जिन नून लीग के लोगों से मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन से कोई ऐसा बाज़ाब्ता राब्ता नहीं हुआ इस मकसद के लिए कि हम पंजाब के अंदर कोई तब्दीली लेकर आए। जो लोग जहांगीर तरीन के साथ गए, MNAs MPs, उनमें से जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम गए, लेकिन हम इसलिए गए, उसमें से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं, लेकिन जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने कहा हम इसलिए गए क्योंकि जहांगीर तरीन हमें लेकर आए थे पार्टी के अंदर, हम इंडिपेंडेंट, हम इलेक्शन हम जीत कर आए, तो जहांगीर तरीन ही ने हमें 2018 में शामिल करवाया तहरीक इंसाफ के अंदर, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी उनके साथ अटैच है। अच्छा, अगर आप जब जहांगीर तरीन खामोश थे तब ये भी खामोश थे, उसी वक्त उनको कहना चाहिए था। फिर जब वो बाहर चले गए थे तब भी वो इतना उन्होंने कुछ नहीं बोला। एकदम से जब उनकी पेशियां होने लगी तो सारे फिर आ भी गए, फिर इशाया भी दिया जाने लगा। देयर इज समथिंग फिशी, डोंट यू थिंक सो? नहीं सलमान, आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग फिशी। उस वक्त कुछ था नहीं ऐसा, वो सिर्फ एक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि शुगर क्राइसिस है, इस क्राइसिस में फलां शुगर मिल्स और उनके फलां मामला इन्वॉल्व है। जहांगीर तरीन के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे FIR सब दर्ज हुई हैं,
जो FIA ने की हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, सट्टेबाजी और बाकी मामलात हैं, और अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी तो उन्होंने जमानत कबल गिरफ्तारी ली। टाइम की किल्लत है, लेकिन डस्का इलेक्शंस पर यह खुसूसी नशरियात का सिलसिला जारी था। बड़ी खबर जो सामने आई है, मुस्लिम लीग नून ने यह नशिस्त अपने नाम कर लिया है। नौशीन इफ्तिखार ने एक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद को शिकस्त दे दी है। डस्का नून लीग के नाम रहा।